Hello friends, welcome back to our channel Vedika Classes. This is me Vedika. फ्रेंड्स, ये क्लास 5th है जिसमें मैं उत्कर्ष क्लासेस की जो हाफ अर्ली वाली मैगज़ीन है उसमें जनवरी टू जून वाली उसका मैं करंट का रिवीजन करा रही हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। इसमें है समुद्री पुल अटल सेतु जिसके बारे में बताया गया है। मैं इसको पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है कि 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, ये अटल सेतु क्या है? ये सबसे लंबा समुद्री पुल है भारत का। कहाँ का है? भारत का। और ये है कहाँ पे फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और कब किया है? 12 जनवरी 2024 को किया है। तो इतनी आपको लाइन समझ आ गई। ये समुद्री पुल है और ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। ठीक है, फिर इसमें ये आगे बताया गया है कि 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन किया, जिसे अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु नाम दिया है। इसमें ये बोला गया है कि ये जो पुल है इसको निर्मित किया गया है, तो इसमें कितने रुपए की लागत लगी हुई है? इसमें 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत लगी हुई है। और ये उद्घाटन किया गया लागत से निर्मित मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि अब इसका नाम क्या है? जिसे अब नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु। फिर मैं रिपीट करती हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु। और फिर इसमें आगे बोला है कि अटल सेतु लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है। ये कितना लंबा पुल है? 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है। और जिसकी लंबाई समुद्र पे तो 16.5 किलोमीटर है, 16.5 किलोमीटर, और ज़मीन पे है 5.5 किलोमीटर। तो इसमें मैं बताती हूँ, इसमें ये बोला गया है कि ये 6 लेन वाला पुल है, लगभग कितना है? 21.8 किलोमीटर लंबा है। और इसमें समुद्र पे तो इसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है और ज़मीन पर इसकी लंबाई कितनी है? 5.5 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि जैसे कि ये समुद्र पे लंबाई कह दी जाएगी कि अटल सेतु की कितनी है और डेटा उसमें होगा वो रॉन्ग कर देंगे, जैसे 16.6 कर दिया, 16.4 कर दिया, तो उसमें सही और गलत वाला टिक लगाया जाता है। तो बोला जाता है कि स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो आगे इसमें दिया गया है पुल का शिलान्यास PM मोदी ने दिसंबर 2016 में किया था। इसका शिलान्यास किसने किया था? PM मोदी ने किया था। उद्घाटन भी PM मोदी ने किया है, और लेकिन इसका शिलान्यास दिसंबर 2016 में हो गया था, ये बोला गया है, लेकिन उद्घाटन 2024 में हुआ। फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है विश्व की पहली परमाणु बैटरी। विश्व की पहली परमाणु बैटरी चीन के अत्याधुनिक स्टार्टअप वीटावोल्ट ने, किसने? वीटावोल्ट ने एक अभूतपूर्व परमाणु बैटरी पेश की है जो चार्जिंग या रखरखाव की आवश्यकता के बिना 50 वर्षों तक निर्बाध बिजली प्रदान करने का दावा करती है। इसमें किसी चार्जिंग या रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है और 50 वर्षों तक निर्बाध बिजली प्रदान करने का दावा करती है। ये विश्व की पहली परमाणु बैटरी है। और किसके द्वारा लॉन्च हुई है? ये चीन के द्वारा। विश्व की पहली लघु परमाणु ऊर्जा प्रणाली कही जाने वाली यह परमाणु बैटरी एक सिक्के से भी छोटे मॉड्यूल के भीतर व्यवस्थित रूप से 63 परमाणु आइसोटोप का उपयोग करती है। कितने परमाणु आइसोटोप का उपयोग करती है? 63। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड राम मंदिर अयोध्या। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आ ही रहे हैं और बनते भी हैं। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में मोस्टली ये क्वेश्चन आया ही है इससे।
तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें लिखा है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। तो अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कब हुआ? 22 जनवरी 2024 को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता की, जिसका संचालन ये समारोह हुआ प्राण प्रतिष्ठा वाला, उसकी अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। और ये समारोह हुआ कब? 22 जनवरी को हुआ। ठीक है। और इसमें आगे है, जिसका संचालन लक्ष्मीकांत दीक्षित के नेतृत्व में पुजारियों की एक टीम ने किया। ये जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था उसकी अध्यक्षता तो मोदी जी ने की, लेकिन उसका जो संचालन था वो लक्ष्मीकांत दीक्षित के नेतृत्व में पुजारियों की एक टीम ने किया। फिर आगे बोला गया है कि 81 वर्षीय चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 51 वर्षीय बेटे आशीष ने मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में परिसर को डिजाइन किया है। इसमें बोला गया कि ये जो मंदिर है वो नागर शैली में डिजाइन किया गया है। और किसने डिजाइन किया है? चंद्रकांत सोमपुरा जी ने डिजाइन किया है और उनके बेटे हैं आशीष, उन्होंने किया है। और इसमें ये बोला गया है कि ये जो मूर्ति है शिशु रूप में राम जी की मूर्ति है। तो वो जो मूर्ति है वो किसने बनाई है? वो अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, यही बात इसमें कही है। शिशु राम की जो मूर्ति है वो मैसूर के मूर्तिकार, कहाँ के मूर्तिकार हैं? मैसूर के। उनका नाम क्या है? अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। फिर इसमें लिखा है कि राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से निकाले गए बलुआ पत्थर से बना है। राजस्थान का एक बंसी पहाड़पुर है, वहाँ से निकाले गए बलुआ पत्थर से बना है। फिर लार्सन एंड टुब्रो को वर्ष 2020 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का प्रोजेक्ट मिला था। इसको जो राम मंदिर निर्माण का प्रोजेक्ट किसको मिला था? लार्सन एंड टुब्रो को मिला था। किसको मिला था? लार्सन एंड टुब्रो को मिला था। और कब मिला था? 2020 में मिला था। कब मिला था? 2020 में मिला था। फिर इसमें आगे है कि जो राम जी के जो माथे पे मूर्ति के जो सूर्य तिलक हुआ है उसके बारे में बताया गया है। उड़िया वैज्ञानिक सरोज कुमार पाड़गिरी के नेतृत्व में, कौन से वैज्ञानिक हैं ये? सरोज कुमार पाड़गिरी। उड़िया वैज्ञानिक सरोज कुमार पाड़गिरी के नेतृत्व में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CVRI की एक टीम द्वारा रामनवमी उत्सव के अवसर पर भगवान राम जी की मूर्ति के माथे को सूर्य तिलक किया गया। तो ये सूर्य तिलक कब किया गया? रामनवमी उत्सव को किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है विजय राघवन पैनल। विजय राघवन पैनल इसमें है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन पैनल ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के कामकाज के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कितनी सदस्यीय जो पैनल है? ये 9 सदस्यीय विजय राघवन पैनल है। ठीक है। और इसमें के कामकाज के बारे में, किसके कामकाज के बारे में? DRDO के कामकाज के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। किसने प्रस्तुत की है? केंद्र सरकार ने की है। फिर इसमें लिखा है कि रक्षा संबंधी रिपोर्ट पर संसदीय स्थायी समिति PSC ने, क्या नाम है? PSC संसदीय स्थायी समिति ने DRDO की 55 मिशन मोड परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं थीं? 55 मिशन मोड परियोजनाओं में से 23 में अत्यधिक देरी का सामना करने पर चिंता व्यक्त की है। 23 में अत्यधिक देरी का सामना करने पर चिंता व्यक्त की है। फिर फ्रेंड्स आगे वाला टॉपिक है ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति पर समझौता। ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति पर समझौता। भारत में अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी, भारत में जो अग्रणी कंपनी कौन सी है? नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME समूह और जापानी एकीकृत भारी उद्योग समूह
IHI कॉरपोरेशन, कौन सा कॉरपोरेशन? IHI कॉरपोरेशन ने ओडिशा, भारत से जापान तक, कहाँ से कहाँ तक? भारत से जापान तक हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए, किसकी आपूर्ति के लिए फ्रेंड्स? हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए एक ऑफ टेक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन से टर्म पर हस्ताक्षर किए हैं? एक ऑफ टेक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 75वां गणतंत्र दिवस, 75 नंबर का गणतंत्र दिवस, जिसके बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि 26 जनवरी 2024 को भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी 2024 को भारत ने अपना 75 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया। वर्ष 2024 गणतंत्र दिवस की थीम भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत है। इसमें जो थीम थी गणतंत्र दिवस की, वो क्या थी? भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत है। फिर इसमें जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो कौन थे? फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम था उनका? फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस 2024 के सम्मानित मुख्य अतिथि रहे हैं। फिर इसमें बोला है कि ये विशेष रूप से छठी बार है। कितनी बार है? छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने हैं। फिर इसमें लिखा है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। जो पहले हम लोगों का सबसे पहले जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 वाला, उसके जो राष्ट्रपति थे, मुख्य अतिथि थे, वहाँ पे कौन रहे थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो। इनका नाम था सुकर्णो। ये पहले गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। फिर इसमें लिखा है पहली बार, अब अभी की बात हुई है, ठीक है, पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिलाओं ने संगीत वाद्य यंत्र बजाकर की। 100 महिलाओं ने, कितनी महिलाएं थी फ्रेंड्स? 100 महिलाएं थीं। और क्या उन्होंने परेड की शुरुआत कैसे हुई? संगीत वाद्य यंत्र बजाकर हुई। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है, ठीक है। फिर इसमें आगे दिया है सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य की कौन सी रही है? ओडिशा रही है। सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य कौन सा रहा है? ओडिशा रहा है। जिसकी थीम क्या है? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय कौन सा रहा है? वो रहा है संस्कृत मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? संस्कृत मंत्रालय। और इसकी थीम क्या रही है? भारत लोकतंत्र की जननी। भारत लोकतंत्र की जननी। और विशेष पुरस्कार किसको मिला है? विशेष पुरस्कार मिला है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब। सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब से विशेष पुरस्कार मिला है। फिर फ्रेंड्स आगे इसमें दिया है पॉपुलर चॉइस श्रेणी। पॉपुलर चॉइस श्रेणी, इसमें तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी को मतलब मिला है। वो किस में मिला है? तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी कौन सी रही है? राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल मार्चिंग टुकड़ी। कौन सी रही है? राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल मार्चिंग टुकड़ी। फिर इसमें आगे है पॉपुलर चॉइस श्रेणी सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी रही है? गुजरात की, जिसका नाम है धोर्डो। गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक। गुजरात की रही है, क्या नाम है? धोर्डो। गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक। और पॉपुलर चॉइस श्रेणी सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी रही है? जीवंत गांव गृह मंत्रालय। जीवंत गांव गृह मंत्रालय। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।